सदियों पुरानी बात है जब बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में मंजूर और परवेज नाम के दो गहरे दोस्त रहा करते। मंजूर हमेशा गरीबों और मिस्किनों की खिदमत करने और दूसरों की भलाई पर यकीन रखने वाला इंसान था, जबकि इसका दोस्त परवेज इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। एक दिन की बात है जब परवेज ने अपने दोस्त मंजूर से बातों ही बातों में कहा, ए मेरे दोस्त, जितनी कमाई तुम दूसरों की भलाई पर लगा देते हो, देखना एक दिन तुम्हें जरूर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात सुनकर मंजूर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं, क्या तुमने मशहूर कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। याद रखना परवेज, जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। ये बात सुनकर परवेज हंसते हुए कहने लगा, अरे ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। देखो मैं आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, मगर तुम इसे बेचकर आधी से ज्यादा कमाई यूं ही बर्बाद कर देते हो। परवेज की ये बात सुनकर मंजूर मुस्कुराया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। इसे ये मालूम न था कि परवेज अंदर ही अंदर इससे जलने लगा है। मंजूर के जाने के बाद परवेज गुस्से में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, इसकी फसल सबसे उम्दा होती है, ऊपर से ये गांव में भलाई का ढोंग भी पीटता है। लोग इसे इतनी इज्जत देते हैं जबकि मुझे कोई पूछता तक नहीं। अब तो मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये मेरी बात भी नहीं सुनता, लेकिन ठीक है, अब मैं भी इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कुछ देर के बाद परवेज भी अपने घर चला गया। परवेज का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर इसकी बीवी फातिमा कहने लगी, क्या बात है, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है। परवेज बोला, अरे क्या बताऊं, ये सब कुछ मेरे दोस्त मंजूर की वजह से है। इसकी बीवी हैरान होकर कहने लगी, मैं समझ नहीं पाई। परवेज बोला, फातिमा तुम तो जानती हो, मंजूर की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और ये फसल बेचकर आधी से ज्यादा कमाई दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। गांव वाले जितनी इज्जत इसे देते हैं इतनी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं देते। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। काश ऐसा हो जाए कि मंजूर की जरखेज जमीन इससे छिन जाए, तब इसकी दिखावे बाजी की अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी बीवी आंखें मटकते हुए कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, इसके लिए तो आपको कोई तरकीब करनी होगी। फिर फातिमा इसे समझाते हुए कहने लगी, तुम्हारा दोस्त जमींदार है और जमींदार के साथ रहकर भी तुम्हारे अंदर कोई अकल नहीं आई। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम अपने दोस्त मंजूर को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। ये सुनकर परवेज बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मंजूर के पास इतनी जरखेज जमीन है, दौलत है, और वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा। इसकी बीवी बोली, अरे तुम्हारी अकल तो बिल्कुल बैल जैसी है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहकर फातिमा ने परवेज के कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहा। अपनी बीवी की बात सुनकर परवेज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, सच में फातिमा, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या जबरदस्त तरकीब बताई है, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। अगले दिन परवेज जमींदार के पास गया और इससे कहने लगा, जमींदार साहब, इस गांव की तकरीबन हर जमीन पर आपका कब्जा है, सिवाय चंद लोगों के, जैसे कि मेरा दोस्त मंजूर। मंजूर की जमीन बहुत जरखेज है, आप इसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए कहने लगा, अरे भाई, कब्जा ऐसे ही थोड़ी होता है, इसके लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ती है। लेकिन मंजूर तो तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं इसके खेत पर कब्जा कर लूं। परवेज मुंह बनाते हुए कहने लगा, क्योंकि मुझे मंजूर की भलाई का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। देखो जमींदार साहब, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आप आसानी से मंजूर की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। ये सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं भी मंजूर की जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात ख्वाब देखा करता हूँ। लगता है जल्द ही मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी तरकीब बताओ। परवेज अपनी तरकीब बताने लगा, सुनो जमींदार साहब, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को मंजूर के घर भेज दें, जिसे मंजूर बिल्कुल भी ना जानता हो और इसने कभी इसे देखा भी ना हो। वो बूढ़ा मंजूर के पास जाकर अपनी बेटी की शादी का दुखड़ा रोएगा और इससे रकम मांगेगा। वो रकम इतनी बड़ी मांगेगा जो मंजूर के बस से बाहर होगी। जैसा कि मैं मंजूर के मिजाज को जानता हूँ, वो इस बूढ़े को इनकार नहीं कर पाएगा और मैं तो वहाँ मौजूद ही रहूँगा।
मैं मंजूर को आपसे कर्ज लेने का मशवरा दूंगा। बस एक बार मंजूर ने आपसे कर्ज ले लिया, इसके बाद आप इस कर्ज पर भारी सूद पर सूद चढ़ाते रहना। ये तरकीब सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत ही उम्दा, मान गए परवेज, तुम तो वाकई परवेज हो, तुम्हारी खोपड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं। अपनी तारीफ सुनकर परवेज बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं मंजूर के घर जा रहा हूँ, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को वहाँ भेज दें। कुछ ही देर में परवेज मंजूर के घर पहुँच गया और इससे बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी मंजूर के दरवाजे पर रोता हुआ आया और कहने लगा, बेटा मैं दूसरे गाँव से आया हूँ, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुम गाँव में भलाई का काम करते हो, जो भी तुम्हारे पास मदद मांगने आता है तुम इसे मायूस नहीं करते। बेटा मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मंजूर ने कहा, हाँ हाँ बताइए, आपको क्या मुसीबत है। वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, अरे बेटा कल मेरी बेटी की शादी है, मगर आज रात मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जितने भी जेवर बनवा रखे थे वो सब चोरी हो गए। बेटा मैं बादशाह के पास भी मदद मांगने गया था, लेकिन बादशाह हम जैसे गरीबों की मदद कहाँ करते हैं, उन्होंने मेरी कोई मदद ना की। अब तो बस एक ही रास्ता है, या तुम मेरी मदद कर दो या मैं जाकर खुदकुशी कर लूं। ये सुनकर मंजूर बोला, बाबा ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन बेटी की शादी के लिए तो बहुत बड़ी रकम दरकार होगी, मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूँगा। इतने में अपनी तरकीब के मुताबिक परवेज फौरन बोल उठा, अरे मंजूर तुम फिक्र क्यों करते हो, गांव के जमींदार मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, तुम एक काम करो, जमींदार से कर्ज ले लो, जैसे ही तुम्हारी फसल कटेगी तो इनका कर्ज वापस कर देना। मंजूर को अपने दोस्त परवेज की बात बिल्कुल मुनासिब लगी और इससे कहने लगा, हाँ परवेज तुमने ठीक कहा। ये कहकर मंजूर ने बूढ़े आदमी से कहा, आप यहीं रुकें, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहकर मंजूर परवेज के साथ जमींदार की हवेली चला गया। मंजूर को परवेज के साथ आता देखकर जमींदार दिल ही दिल में खुश हुआ और बोला, आओ मंजूर आज तुम हमारे यहाँ कैसे आ गए। तब मंजूर ने सारी बात जमींदार को बता दी और कहा, जमींदार साहब मुझे आपसे कर्ज चाहिए। जमींदार बोला, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतनी रकम दे सकता हूँ, मगर हाँ 1 महीने के बाद मुझे मेरी रकम पूरी वापस चाहिए। मंजूर बोला, हाँ हाँ जमींदार साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, चंद ही दिनों में मेरी फसल कटने वाली है, इसके बाद मैं आसानी से आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। मंजूर की बात सुनकर जमींदार ने पैसों की थैली उसे थमा दी। मंजूर खुशी खुशी घर आया और वो थैली बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े आदमी ने मंजूर का शुक्रिया अदा किया और सीधा जमींदार की हवेली में चला गया। इसने रुपयों की थैली जमींदार को वापस देते हुए कहा, ये लें जमींदार साहब, आपकी रकम घूमकर आपके पास वापस आ गई। जमींदार दिल ही दिल में खुश होते हुए सोचने लगा, अरे परवेज ने तो बहुत ही अच्छी तरकीब सोची है, मेरा दिल खुश हो गया, मेरी रकम भी वापस आ गई और मंजूर मेरा कर्जदार भी बन गया। यूं वक्त गुजरता चला गया। कुछ दिनों के बाद मंजूर अपनी फसल काट कर शहर में बेच आया। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए वो सीधा जमींदार की हवेली पहुंचा और रुपयों की थैली जमींदार को देते हुए बोला, ये लें जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था वो पूरी रकम आपको वापस कर रहा हूँ। ये सुनकर जमींदार एकदम गुस्से में बोल उठा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, जो रकम तुम मुझे वापस कर रहे हो ये तो असल रकम है, मुझे तो सूद भी चाहिए। ये सुनकर मंजूर बुरी तरह चौंक गया और बोला, लेकिन जमींदार साहब मेरे और आपके दरमियान तो सूद की कोई बात भी ना हुई, बस ये ही तय हुआ था कि आप मुझे रकम देंगे और मैं 1 महीने के बाद आपकी रकम वापस कर दूंगा, फिर सूद कहाँ से आ गया। जमींदार गुस्से से बोला, क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका उठा रखा है, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं बगैर सूद के तुम्हें रकम देता। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो मेरी रकम सूद समेत वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर मंजूर बोला, ठीक है बताइए आपका कितना सूद बनता है, मैं आपको सूद भी वापस कर दूंगा। जमींदार ने सूद की इतनी बड़ी रकम बताई कि मंजूर को चक्कर आने लगे। वो बोला, इतना भारी सूद, ये तो सरासर जुल्म है, इतना सूद तो मैं अपना खेत बेचकर भी अदा नहीं कर सकता। ये सुनकर जमींदार फौरन बोला, मंजूर कान खोलकर सुन लो, अब खेत तुम्हारा नहीं रहा, अब वो मेरा हो चुका। जब तक मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं करते तब तक खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा, बात खत्म, अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मंजूर गुस्से में आकर बोला, ये मेरे साथ सरासर धोखा है, देख लेना जमींदार साहब, मैं इसकी शिकायत बादशाह से करूँगा,
अगले दिन मंजूर बादशाह के महल में पहुंच गया और सारा वाक़या बादशाह को सुनाते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, मेरी मदद कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बादशाह ने मंजूर की बात सुनकर कहा, मंजूर, जो कुछ तुमने बताया इसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जमींदार और तुम्हारे दोस्त परवेज को भी महल में बुलवाऊंगा, इनकी बात भी सुनूंगा, इसके बाद ही कोई फैसला दूंगा। कुछ देर के बाद परवेज और जमींदार दोनों बादशाह के सामने खड़े थे। बादशाह ने जमींदार से पूछा, मंजूर ने जो बताया कि तुमने भारी सूद लगाकर इसका खेत हड़प लिया है, ये सुनकर जमींदार बोला, हड़प लिया? बादशाह सलामत, ये तो मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम है। मंजूर झूठ बोल रहा है। हकीकत ये है, सूद की बात तय करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप परवेज से पूछ लें, वो भी वहाँ मौजूद था। परवेज तो मंजूर का दोस्त है, वो झूठ क्यों बोलेगा? क्यों परवेज, तुम ही बताओ। तब बादशाह ने परवेज से पूछा, परवेज, क्या ये सच है? परवेज हाथ जोड़कर बोला, जी बादशाह सलामत, जमींदार बिल्कुल सच बोल रहा है। ये सुनकर मंजूर बुरी तरह चौंक गया और परवेज से बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? परवेज बोला, हाँ मंजूर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलूँ? वैसे भी गाँव में तुम्हारी झूठी तारीफें सुनकर तंग आ चुका हूँ। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो परवेज? परवेज बोला, बादशाह सलामत, बात सीधी ये है, मंजूर एक झूठा आदमी है। ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए बांट देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बादशाह सलामत ये सिर्फ दिखावे के लिए करता है, ताकि लोग आपको नहीं इसे अपना बादशाह समझें। ये बहुत चालाक आदमी है। ये सुनते ही मंजूर चीख उठा, ये सरासर झूठ बोल रहा है बादशाह सलामत, ऐसा कुछ भी नहीं। राजा ने गुस्से से मंजूर से पूछा, अच्छा तो तुम ही बताओ, क्या ये सच नहीं कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई में लगा देते हो? मंजूर बोला, जी बादशाह सलामत, ये बात बिल्कुल सच है। तब बादशाह ने नाराज होकर कहा, तो क्या तुम अपने आप को बादशाह समझते हो? इस रियासत के बादशाह हम हैं, लोगों की मदद करना हमारा काम है। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लौटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना माल होता कि तुम जमींदार की रकम सूद समेत वापस कर देते। इतने में जमींदार बीच में बोल उठा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ कि मंजूर के पास अब कुछ नहीं, लेकिन मंजूर मेरे गांव का रहने वाला है। इसकी ऐसी हालत देखकर मुझे इस पर तरस आ रहा है। आखिर बेचारा है तो मेरे गांव का ही। एक काम हो सकता है बादशाह सलामत, मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? जमींदार बोला, बादशाह सलामत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंजूर अब कभी मेरी रकम वापस नहीं कर सकेगा। ये तो आप खुद भी देख चुके। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऐलान कर दें कि आज से मंजूर का खेत मेरा हो गया और इसके बदले में मैं मंजूर को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो फसल उगाकर अपना गुजर बसर करे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मंजूर चौंक कर कहने लगा, जमींदार साहब, कहीं आप उसी टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे जो बिल्कुल बंजर पड़ा है? जमींदार बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, यही जमीन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? जमीन तो जमीन ही होती है। बादशाह ने फैसला सुनाया, आज से मंजूर का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार का वो छोटा सा टुकड़ा जो मंजूर को दे रहा है वो मंजूर का हो गया। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मंजूर बेचारा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और परवेज अपनी तरकीब के मुकम्मल होने पर बहुत खुश थे। मंजूर जब घर पहुंचा तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी बीवी आयशा ये देखकर कहने लगी, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। मंजूर बोला, नहीं आयशा, अभी भी मुझे यकीन है भलाई करने वाले का भला ही होता है। बीवी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे जरखेज खेत हमसे छीन लिए गए। इस जमींदार ने हमारी बेहतरीन जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम इस पर फसल उगा पाएंगे? मंजूर बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं, इसकी तो नीयत ही खराब थी, लेकिन शिकायत मुझे अपने दोस्त परवेज से है। मैं ये समझ ही नहीं सका, मेरा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अगले दिन मंजूर जमींदार की दी हुई बंजर जमीन पर पहुंच गया और अपना काम शुरू करने ही वाला था कि अचानक इसने देखा बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सिपाही छुपे हुए बैठे बातें कर रहे थे। मंजूर दबे पांव इनके पास जा पहुंचा और एक दरख्त के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सिपाही एक दूसरे से कह रहे थे, क्या तुमने तदबीर ठीक से बना ली है? कहीं ऐसा ना हो हम महल में पकड़े जाएं। दूसरा सिपाही बोला, अरे भाई, फिक्र
फिक्रमंद न हो, राजा का वजीर हमसे मिला हुआ है। रात के वक्त हमें महल का दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों बादशाह को मार कर वापस चले जाएंगे। इतनी बात करने के बाद वो दोनों सिपाही वहाँ से चले गए। इनके जाते ही मंजूर अपने आप से कहने लगा, अच्छा तो बादशाह की जान खतरे में है। फिर मंजूर दौड़ता हुआ बादशाह के महल की तरफ गया। महल के बाहर इसकी नजर बादशाह के बेटे शहजादे आमिर पर पड़ी। मंजूर दौड़कर शहजादे के पास पहुंचा और इसे सारा वाकया सुना दिया। सारी बात सुनकर शहजादा पूछने लगा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ शहजादे, मैं अपने कानों से इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ आया हूँ। शहजादा बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ महल चलो, ये खबर तुम खुद बादशाह को सुनाना। मंजूर बोला, नहीं, आप ही अपने वालिद को बता दें। शहजादा बोला, अरे तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? मंजूर ने शहजादे की बात का कोई जवाब ना दिया और वहाँ से चला गया और अपनी बंजर जमीन पर आकर दोबारा से मेहनत करने लगा। वो कड़ी धूप में हल चलाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसे महसूस हुआ जैसे जमीन के अंदर कुछ दफन है। मंजूर जल्दी से जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में इसने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना संदूक है। जैसे ही मंजूर ने संदूक खोला, इसकी आंखें हैरत से फट गई। संदूक के अंदर सोना, चांदी और हीरे मोती थे। मंजूर ने संदूक उठाया और घर ले आया और सारी बात अपनी बीवी को बताई। इसकी बीवी इतना सारा खजाना देखकर खुश हुई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जमीन तो जमींदार ने हड़प ली, लेकिन अब हम इससे बेहतर जमीन खरीद सकते हैं। मगर मंजूर ये नहीं जानता था कि इन दोनों की बातें बाहर खड़ा परवेज भी सुन रहा है, क्योंकि इसका दोस्त परवेज कई दिनों से इन पर नजर रखे हुए था ताकि मंजूर की हर हरकत पर नजर रख सके। परवेज ने झांक कर देखा तो इसकी आंखें हैरत से फट गई। वो सोचने लगा, अरे ये तो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया, मुझे जल्द से जल्द ये बात जमींदार को बतानी होगी। परवेज उसी वक्त दौड़ता हुआ जमींदार के पास पहुंचा और इसे सारा वाकया बताते हुए बोला, जमींदार साहब, तुमने जो जमीन बादशाह के सामने मंजूर को दी थी, अरे उस बंजर जमीन से तो एक बहुत बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है। इस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा हक होना चाहिए। ये सुनकर जमींदार बोला, क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर मैं वो संदूक मंजूर से वापस ले लूंगा। इसके बाद जमींदार और परवेज दोनों मंसूर के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जमींदार मंजूर से गुस्से से बोला, मंजूर, मेरा संदूक वापस दे दो। वो सोना और चांदी से भरा हुआ संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है, लाओ वो संदूक मुझे वापस कर दो। लेकिन मंजूर ने कड़क आवाज में जवाब दिया, बकवास बंद करो, तुमने वो जमीन बादशाह के सामने खुद मेरे नाम पर करवाई थी। अब इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस जमीन से चाहे सोना निकले या मट्टी, इस पर मेरा ही हक है। जब जमींदार और परवेज को कोई दूसरा रास्ता नजर न आया तो दोनों दौड़ते हुए बादशाह के महल पहुंच गए। जमींदार बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने मंजूर की जो जरखेज जमीन मेरे नाम की थी, इसमें बहुत ही बड़ा और पुराना संदूक निकला है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन मंजूर ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बराहे करम मुझे मेरी जायदाद वापस दिलवा दें। यह सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, सिपाहियों, मंजूर को दरबार में पेश करो। कुछ ही देर में मंजूर वहां आकर बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने इससे पूछा, मंजूर, जमींदार बता रहा है तुम्हारी जरखेज जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक निकला है, जबकि वो जमीन अब जमींदार की है। मंजूर राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, जमींदार झूठ बोल रहा है, संदूक मेरी बंजर जमीन से निकला है और वो जमीन आपने खुद मेरे नाम की थी। तब परवेज बोला, बादशाह सलामत, ये मंजूर झूठ बोल रहा है, ये मेरे बचपन का दोस्त है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये बहुत लालची है। अब जाकर मेरी समझ में आया ये लोगों की भलाई कैसे करता है, क्योंकि ये खुद भी चोर है। इसी वक्त बादशाह का बेटा शहजादा वहाँ पहुँचा, जो मंजूर को देखकर हैरान रह गया और मंजूर की तरफ इशारा करते हुए अपने वालिद से कहने लगा, अब्बा जान, ये वही शख्स है जिसने आपकी जान बचाई। बादशाह ने कहा, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। शहजादा बोला, अब्बा जान, कल जो दूसरी रियासत के जासूस पकड़े गए थे, जो आपको कत्ल करने आए थे, इनकी इतला हमें इसी शख्स ने दी थी और इसने ये भी बताया था कि आस्तीन का सांप हमारा ही वजीर है। इस सारे वाक़े की इतला मुझे इसी शख्स ने दी। मैं जल्दी में इसका नाम पूछना भूल गया। मैंने इससे कहा था कि आप खुद जाकर बादशाह को इतला दे दें, आप इसे इनाम देंगे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ये सुनकर बादशाह हैरत से मंजूर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, मंजूर, जब तुम्हें इतनी जरूरी इतला मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मेरे पास आते तो इसके बदले में बहुत सारा इनाम मिलता। मंजूर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था। सच्चा इंसान वो होता है जो भलाई के
के बदले में कुछ पाने की तमन्ना ना रखे। ये सुनकर बादशाह ने कहा, इस इंसान की सच्चाई अब मेरी समझ में आ गई है और मुझे अफसोस है, मैंने इसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया। बादशाह ने गुस्से में परवेज और जमींदार से कहा, अब तुम दोनों सच और सीधी बात कहो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दनें धड़ से अलग कर दूंगा। जमींदार और परवेज घबरा गए और उन्होंने सारी हकीकत बादशाह को बता दी। बादशाह गुस्से में आकर इन दोनों की गर्दनें अलग ही करने वाला था। तब मंजूर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आपसे इल्तमास है, आप इन दोनों को माफ कर दें। बादशाह ने कहा, अरे तुम कैसे इंसान हो, इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। मंजूर बोला, मैं फिर से अपना कॉल दोहराना चाहता हूँ, बादशाह सलामत, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, मगर देखें खुदा ने मुझे क्या दिया। जमींदार की खेत में मुझे एक ऐसा छुपा हुआ खजाना मिला जिससे मैं अब सैकड़ों खेत खरीद सकता हूँ। इसके अलावा जमींदार के खेत की वजह से मुझे आपके खिलाफ होने वाली साजिश का भी पता चला। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मंजूर, तुमने बिल्कुल सही कहा, कर भला तो हो भला, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यकीन है इन्हें आजाद छोड़ना ठीक नहीं। आगे जाकर ये तुम्हारे खिलाफ कोई न कोई साजिश जरूर करेंगे, वरना किसी और को बर्बाद करेंगे। फिर राजा ने इन दोनों को काल कोठरी में डलवाने का हुक्म दिया और मंजूर को इनाम में बहुत सी अशरफियाँ दी गई। मंजूर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें।